पैसा एक मीडियम है ग्रो करने का, पैसा ही मीडियम नहीं है ग्रो करने का। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि पैसा पूरे ग्रोथ का एक पार्ट है। कि हम लोग मैंने काफ़ी ड्रीम किया, मेरी नानी चाहती थी कि मैं आईएएस बनूं, कि एक अच्छी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की। उसमें एक डायलॉग था कि जेब में 5 रुपए नहीं हैं और 5 करोड़ का डील कर रहा हूं। ठीक ऐसी ही कहानी है चंदन कुमार की। चंदन कुमार झा सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और इनके जेब में पैसे नहीं थे और इन्होंने खड़ी कर दी 100 करोड़ की कंपनी। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, हम चंदन कुमार से बात करते हैं। चंदन जी, ईटीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल ये है कि आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन आपके सपने बहुत बड़े थे। पैसे जरूरी हैं सपने देखने के लिए या सपने जरूरी हैं पैसे कमाने के लिए? पहली बात, ईटीवी पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा एक मीडियम है ग्रो करने का, पैसा ही मीडियम नहीं है ग्रो करने का। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं बट उनको उससे क्या करना है उसके बारे में नहीं पता है। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि पैसा पूरे ग्रोथ का एक पार्ट है। और अगर आपका विज़न अच्छा है, अगर आपको ड्रीम्स देखना आता है, अगर आपके एस्पिरेशंस बड़े हैं, तो पैसा उसमें आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। और वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और हम लोग जो बिहार के लोग होते हैं, हम लोग एक छोटे से दुनिया से बाहर निकलते हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ हमारे पास होती है वो हमारा विज़न होता है, वो हमारा ड्रीम होता है। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो क्यों बड़ा बन पाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में पले बढ़े होते हैं जहाँ पर उनको पता है कि ड्रीम्स के कारण ही वो आगे बढ़ पाएंगे और वो मेहनत करके उसको तोड़ के बाहर निकलते हैं। और हमारे साथ भी वही हुआ कि हम लोग मैंने काफ़ी ड्रीम किया, मेरी नानी चाहती थी कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन एंटरप्रेन्योर मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा है जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और अच्छे पढ़ाई के कारण उस विज़न को देखने में हेल्प मिला। आई थिंक मेरा ये भी मानना है और उन सब बच्चों को बोलना चाहूँगा जो बड़ा विज़न करते हैं। आजकल फैशन है ड्रॉप आउट्स का और फैशन है आजकल कॉलेज नहीं जा कर के काम करने का। बट मेरा अपना ये पर्सनल मानना है, मैं थोड़ा ओल्ड बुक स्टाइल हूँ, कि एक अच्छी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और जब आप अच्छी जगह से पढ़ते हैं तो आपके विज़न को, आपके सपनों को एक क्वांटिफिकेशन मिलता है, लोग आपको क्रेडिबल मानते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ हमारे साथ भी। चंदन जी, आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा बैंकर थे। जो व्यवस्थाएं थी वो मिडिल क्लास ही मिली। उसमें से आपने कैसे सपने देखने शुरू कर दिए? देखिए, सपना तो डेफिनेटली आप जैसे जैसे बड़े होते हैं और आप बाकी लोगों को देखते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते हैं। आप पहला सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो लोग होते हैं जो आपके अगल बगल होते हैं। और मेरे फैमिली ने हमेशा सिखाया है कि आगे बढ़ो और अपने लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, फैमिली के लिए अच्छा करो। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली फैमिली से ही आती है। कहानी कैसे शुरू हुई आपकी? कोई कहानी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल लाइफ रहा है कि मैं नानी के साथ शुरू से रहा था सीतामढ़ी में। और नानी नाना ने सब लोगों ने सिखाया कि एक अच्छा पढ़ाई करो, ग्राउंडेड रहो, बड़े ड्रीम्स रखो। और उन्होंने पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। मैं 10th तक मैं सेक्रेड हार्ट सीतामढ़ी से मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद मैं 11th-12th के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली मैंने सलवान पब्लिक स्कूल से पढ़ाई किया और 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग करने बेंगलोर चला गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। और प्लान था कि जर्मनी में एक अच्छे कार कंपनी को ज्वाइन करूं और उधर ही लाइफ बिताऊं। लेकिन जब मैं यूके में पढ़ाई कर रहा था तो कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप्स के मॉडल थे जिसमें अपने अंदर के एबिलिटी को दिखाने का मौका मिला। और उसमें लगा कि मतलब मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूं, मैं एक जॉब क्रिएटर बन सकता हूं। अच्छे ग्रेड्स थे तो स्कॉलरशिप पे वैंकूवर चला गया। वहाँ पर यूसीडब्ल्यू से मैंने एमबीए ख़त्म किया। और एमबीए ख़त्म करने के बाद तो वो जो कीड़ा होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, वो तो चरम पे था। डबल मास्टर्स करने के बाद मैं एक अच्छा खासा 6 डिजिट का जॉब लेकर के बाहर सेटल हो गया होता। बट लगा कि नहीं, मैं थोड़ा कम भी कमाऊंगा तो चलेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने फैमिली के साथ रहूं इंडिया में और दुख सुख में उनके साथ रहूं। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ दिवाली में आऊं, 10 दिन लाइफ एंजॉय करूं, बाकी पूरा साल अकेला रहूं। तो मैंने वही डिसाइड किया, इंडिया आ गया और इंडिया आकर मैंने अपना कंपनी शुरू किया
और बस। ठीक है, ये कहानी तो वहाँ तक थी कि आपने अपने प्रयास से स्कॉलरशिप लेकर आपने पढ़ाई पूरी कर ली। मुझे पता है कि किस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का किस तरह से स्कॉलरशिप लेता है और किस तरह से यूके की पढ़ाई करता है। लेकिन जब आप वापस आए तो आपके पास पैसे नहीं थे, फिर आपने कैसे शुरू किया? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहला चीज़ चाहिए होता है पैशन। और पैशन आपके अंदर जो है ना, आप कैसे उस पैशन को सामने वाले तक डाल पाते हैं, कैसे आप उसको रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने अपना काम करना शुरू किया तो मैंने डेफिनेटली बहुत ही लो प्राइस मॉडल से काम शुरू किया। मुझे याद है पहले 3 साल मेरे फैक्ट्री में वॉशरूम ही नहीं था। तो जो मेरे क्लाइंट्स मेरे से मिलने आया करते थे, इंक्लूडिंग फॉरेन क्लाइंट्स, मैं उनको मीटिंग से पहले ही मैकडॉनल्ड्स लेके जाया करता था कि चलो चलो लेट्स गो टू मैकडॉनल्ड्स, ताकि वो लोग वहाँ पर वॉशरूम यूज़ कर लें। और जब जब वो फैक्ट्री आते थे तो देयर वाज नो वॉशरूम देयर। तो शुरू के 3 साल बहुत ही लो सैलरी लिया, अपने कॉस्ट को बहुत ही लो रखा, खुद सब कुछ किया, डिलीवरीज भी खुद किया करता था, फिलिंग, पैकिंग, क्लाइंट का ऑर्डर लेना, बोलते हैं ना टिपिकल मल्टीटास्किंग, वो किया करता था। और 3 साल तक बहुत कॉस्ट को लो रखा। जो वेंडर्स थे उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। जब आप उनको बताते हो, जब आप अपने विज़न को, अपने सपने को अपने वेंडर्स के सामने रखते हो, तो वो आपके रियल स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो आपको 60 डेज़ 90 डेज़ का क्रेडिट टर्म देते हैं। जो क्लाइंट्स हैं, जब आप उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान बनाते हो और वो अच्छा बिकता है, तो वो आपको अच्छे पेमेंट में सपोर्ट करते हैं। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। और इन बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, उनके पास जब आपका सेल अच्छा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, पेमेंट फास्ट आएंगे, तो फिर वो एक साइकिल अच्छा बन जाएगा। और फिर उसके बाद एज एन एंटरप्रेन्योर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप कोई भी गलत स्टेप्स मत लो, आप कोई भी आउट ऑफ द वर्ल्ड जा करके ऐसे बड़े स्टेप्स मत लो जिसमें कि आप ग्लैमराइज तो हो जाओ, लेकिन आपका जो बॉटम लाइन है, मतलब जो मार्जिन है, वो हट जाए। तो डिसिप्लिन से 3-4 साल काम किया और उसके बाद तब बैंक्स आने शुरू हुए, बैंक्स ने सपोर्ट किया एंड ये देन सारा सो कुछ ऑन। बैंगलोर में हो रहा था। सब बैंगलोर में हो रहा था। उस समय बिहार क्यों नहीं चुना आपने? बिहार, मतलब बिहार में मैं कोविड के समय आया। बिहार का एंट्री क्या होगा वही पता नहीं था, राइट। मैं एक बार, याद है मुझे, मेरे भांजे का मुंडन था और मैं 16-17 के आसपास दरभंगा आया था। तो मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में सेटल है, जो दूर के रिलेटिव्स हैं वही है गांव में। तो उनकी तरफ से कभी वो पुल नहीं था। तो मैं 2017-18 में एक बार दरभंगा गया था और मेरे भांजे का मुंडन था। तो लगा कि कुछ भी नहीं बदला है, जो जैसा था वैसा का वैसा ही है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। 2019 के आसपास मैं मनोज जी से मिला। मनोज जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं पटना में। वो गोद से एमएलए रह चुके हैं और बिहार बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने मुझे मतलब बिठा कर घंटों हफ्तों मोटिवेट किया कि चंदन जी, बिहार वैसा नहीं है और आप जैसे लोग चाहिए जो बिहार गिरिराज आए। सिंह का भी रहा। बिल्कुल। गिरिराज दादा, तो मनोज जी ने मुझे फिर गिरिराज दादा से मिलवाया। गिरिराज दादा भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं बेगूसराय आऊँ और वहाँ पर कुछ काम करूँ। दादा तो इतने मतलब कॉन्फिडेंटली सपोर्ट कर रहे थे कि मैंने जो नया फैक्ट्री बाई किया बैंगलोर में, जहाँ मेरी पूरी टीम अभी बैठती है, काफ़ी बड़ा 2 एकड़ का फैक्ट्री है, वहाँ पर गिरिराज दादा खुद आए, उन्होंने उसको इनागुरेट किया उस फैक्ट्री को। और जितने भी मेरे कंपनी में 100-150 बिहार के लोग काम करते हैं, सबको संबोधित किया। तो बहुत अच्छा एक मोरली बूस्टअप मिला। और मनोज जी से हम मतलब फैमिली वाला मेरा रिलेशन है। तो मेरा मानना है पर्सनली कि मेरा जो पहला जो एक रीज़न है कि मैं क्यों बिहार में आ पाया, वो मनोज जी के कारण हुआ। और उसके बाद तो यहाँ आने के बाद अच्छे लोग मिले, लगा कि हाँ बिहार वाकई बदल रहा है। अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। और पहला स्टेप तो गवर्नमेंट का ही होता है। अगर गवर्नमेंट एक पॉलिसी नहीं बनाए तो आप उस फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे। तो एक होता है अच्छा पॉलिसी बनाना और दूसरा होता है उसको एक कॉमन मैन तक ले करके जाना। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसीज़ हैं, नीतीश मिश्रा जी और उनकी जो पूरी टीम है, वो अभी बहुत ही अच्छा काम कर अब रही है। कैसा लग रहा है जब आप एक बार फिर से बिहार वापस तो नहीं कह सकते हैं, बिहार में अपना सेटअप लगा रहे हैं, तो एक बिहारी मन है जो चाह रहा है कि अपने लोगों को यहाँ नौकरी दें, अपने लोग यहाँ रहेंगे और अपना जो प्रोडक्ट है वो बिहार के लोगों को आसानी से उपलब्ध हो, तो ये मन भी है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि आप एक बिहारी को बिहार से निकाल सकते हैं, बट आप एक बिहार को बिहारी से नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला तो कि इमोशनल पहलू है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि इमोशनल पहलू से बिजनेस नहीं चलता है। आप एक अच्छा दिल रख करके 2 महीना 3 महीना बिजनेस कर सकते हो, बट एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो बिहार एक बहुत ही अच्छा कंज्यूमिंग स्टेट है।
बिहार के जो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम है वो ओवर द लास्ट डेकेड काफ़ी बढ़ा है और बिहार अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये तो आप बिहार में बना करके बिहार में सेल कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू कि बिहार से जो आपका कनेक्टिविटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट का, और सेवन सिस्टर्स हैं, ईस्टर्न यूपी है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। और बहुत कम कंपनीज़ हैं आज के दिन में जो इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रही हैं। तो मुझे अपना पर्सनली लगता है कि जब हम प्रोड्यूस करेंगे बिहार में तो हम बिहार को एज अ कंज्यूमर मार्केट भी देख रहे हैं। चंदन जी, आप फर्नीचर और तमाम चीज़ों प्रोडक्ट आपका है, एयरपोर्ट पे कभी आपका कुशन दिखता है, अब वो सुकून मिलता है कि आपने जो सफ़र शुरू किया था वो एक मुकाम तक पहुंच रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, बिजनेस में कहते हैं कि आप जिस दिन कंप्लेसेंट हो गए, आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप मुकेश अंबानी जी हो गए या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका अगर इंटरव्यू सुनोगे और आप उनसे पूछोगे कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है जो आपको डराता है, वो बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी। तो कॉम्प्लेसेंसी वो वर्ड है कि जिस दिन बिजनेस में आपको लगा कि हाँ अब तो मैंने मुकाम हासिल कर लिया है, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बिजनेस एक पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है, आप रुक नहीं सकते हो कि अब मैंने ये अचीव कर लिया है, राइट। आपको एवरी डे ऑफ द लाइफ, और जितने भी आपके थ्रू जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं सबको वही बोलूँगा कि अगर आप में 365 दिन 24 घंटे आप में वो पैशन नहीं है अपने बिजनेस को अपने आंखों के सामने डालने का, तो शायद आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो। तो वो पैशन और वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ईटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चंदन कुमार हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपने सफ़र को शुरू किया, विदेश तक गए, पढ़ाई किया, अच्छी सैलरी लेकर वहाँ सेटल हो सकते थे, लेकिन इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, और वो इसलिए कि ये लोगों को नौकरी दे सके, अपने अंदर लोगों को काम दे सके, ताकि कई परिवारों का परिवार चल सके। जाहिर सी बात है, इन्होंने एक बेहतर सफ़र तय किया है। उसके बाद अब ये बिहार लौट रहे हैं, बिहार में अपना सेटअप लगा रहे हैं, और इनकी चाहत है कि बिहार के लोग भी उनकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। कैमसन अशोक के साथ विजम पांडे, ईटीवी भारत, पटना।